बना दें हम। चलिए, नाउ द थिंग इज कि जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं ना, तो हिस्ट्री में बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं। पैरामीटर ऑफ जजमेंट होते हैं एक्चुअली। नाउ पैरामीटर ऑफ जजमेंट क्या है और क्यों ज़रूरी है, और इसका आंसर किस तरह से लिखना है, और उसकी प्रैक्टिस अभी से क्यों शुरू करना है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, मतलब हर रोज़ कहीं ना कहीं एक ऐसा चैलेंज आता है जो अपने आप में मुझे बोलता है कि बोले यार ये काम तो ऐसे किया जा सकता है। तो हिस्ट्री के अंदर जब आप बात करोगे, हिस्ट्री के अंदर जब आप काम करना चालू करोगे, तो एंशियंट हिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन 3 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, और 3 मार्कर क्वेश्चन फैक्चुअल होते हैं। अब जब 3 मार्कर क्वेश्चन आप लिखने की कोशिश करोगे, तो क्या लिखना है वो आपके दिमाग में कंक्रीट होना चाहिए। उसी से निकलता हुआ एक कंसेप्ट उठ के आता है कि प्रीलिम्स हमारी तगड़ी होना चाहिए। अब प्री के अंदर सवाल क्या पूछते हैं ये सोचो। सिलेबस क्या, पहला पॉइंटर बताओ मुझे आप। यूनिट 1 यूनिट 2 दोनों का पहला पॉइंटर आप मुझे बताओ कि क्या बोल रहा है। Major events and major dynasties in history of मध्य प्रदेश। देखिए बड़े आराम से उन्होंने क्या बोल दिया, मेजर इवेंट्स एंड मेजर इवेंट्स एंड मेजर डायनास्टीज ऑफ मध्य प्रदेश। उसके आगे कुछ बोला। वेरी गुड इवनिंग भैया, तुम भी बहुत बड़े बड़े काम करते हो, सारा गड़बड़ा देते हो मामला मेरा। यूनिट 2 का पहला पॉइंटर देख के बताओ क्या बोल रहा है। मेजर फीचर्स, इवेंट्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल एंड इकोनॉमिकल। क्या बोला, मेजर फीचर्स। हाँ, फीचर्स। इस शब्द पे ध्यान रखना, क्या बोल रहे हैं, मेजर फीचर्स। अगला इवेंट्स। इवेंट्स, ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई। उसके बाद क्या बोला, अब जो घटनाएं हैं वो कौन सी हो सकती हैं, ये ध्यान रखिए। घटना कौन सी हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल। ये जो सोशल है इसके अंदर क्या चीज शामिल हो गई, इस सोशल के अंदर कल्चर ऑटोमेटिक आ गया। ये आपका सिलेबस कहाँ का है, प्रीलिम्स का। तो एंशियंट हिस्ट्री के अंदर जो पार्ट एमपी का है वो अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस रखता है। अब यहाँ आपके पास फैक्ट्स जुड़ेंगे कि वो आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा स्थान पैलियोलिथिक है। बड़ा सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा सवाल है, किसने खोजा था, किसने ढूंढा था, ये सिंपल सवाल। अब इसको करेंगे कैसे, लिस्ट तो है, लिस्ट तो सैकड़ों हैं, उन्हें आप करोगे कैसे, सवाल यहाँ ये उठता है। वो अभी इस नोट्स में नहीं है वो वाली लिस्ट, वो उसका कारण सिंपल है, क्योंकि हमने अभी क्या देखा था कि जब हम स्टोन एज की बात करेंगे तो स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। बेसिकली ये वो पार्ट है जो सबसे लंबा पार्ट है हिस्ट्री के अंदर। लंबा इन द सेंस को अगर आप देखो ना, तो रफली 10,000 BC तक आता है ये। कब से, लाखों साल से, लाखों साल से, मतलब अपन ऐसे ही बोलो लाखों साल से। अब इसके 3 हिस्से, तो करना क्या, इसमें राजा नहीं है तो क्या माइनस कर देना, क्या पढ़ना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ आना है वहाँ आना है। तो हिस्ट्री के अंदर जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो हर एक सेगमेंट का नज़रिया अलग होता है पढ़ने का, कि उसका सोर्स क्या था। तो जब हम स्टोन एजेस में बात करेंगे तो आपके पास जो सबसे पहली चीज़, जैसे बोला स्टोन, स्टोन का काम क्या करते थे, स्टोन खाते थे क्या ये, फिर क्या करते थे, शाबाश। तो टूल्स, तो टूल्स का क्लासिफिकेशन एक जनरल बना के अलग कर दो, सोच के, समझ के, पढ़ के, और उसको लिखना शुरू करो 3 लाइनों में कि तुम क्या क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो। क्योंकि ये चेंज मैं कर रहा हूँ, आपका एग्ज़ाम रहेगा आपसे। अब आपको एक कॉपी वो पीछे पड़ी हुई है, उनमें से एक कॉपी उठाना और 3 मार्कर कल से आप लिखोगे, ताकि उधर मुझे टॉपर चाहिए। नहीं तो पुराने स्टूडेंट्स की हैं 18-19 वालों की, जो छोड़ के चले गए यहाँ कॉपियाँ। सो चलिए, अब क्या होता है, बनाएंगे कैसे।
तो सबसे पहले पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक के अंदर रफली हम 40,000 बीसी तक की बात करते हैं। 40,000 बीसी से जो भी चीज़ पुरानी है वो पैलियोलिथिक हो गई ना। 40,000 बीसी। यहाँ एक चीज़ तुम थोड़ा सा देखना, देर इज समथिंग नोन एज इंटर गैलेक्टिक पीरियड। लिखो इसको, नोट्स में नहीं है। इंटर गैलेक्टिक पीरियड। ना व्हाट डू आई मीन बाय इंटर गैलेक्टिक पीरियड? दुनिया में दो साइकिल्स होती हैं, मतलब एक ही साइकिल होती है, दो पीक होती हैं। एक होती है ग्लेशियल पीक। ग्लेशियल पीक का मतलब होता है जब अर्थ का टेम्परेचर डाउन होने लगता है और बड़े बड़े ग्लेशियर्स फॉर्म होते हैं। तो ये कहा जाता है रफली अराउंड 10,000 साल तक, 10,000 बीसी तक अपने ग्लेशियर एज का पीक था। दुनिया भर में ग्लेशियर्स बहुत बड़े बड़े बने हुए थे और वो धीरे धीरे पिघलना चालू हुए थे, इन्हें वार्मिंग चालू हो गई थी। तो 40,000 बीसी के अंदर तो ग्लेशियर भयंकर रहे होंगे। अब ग्लेशियर कहाँ बनता है गुरु? ग्लेशियर मालूम है ना क्या होता है? बर्फ पिघलती नहीं है, बर्फ का जमना कहाँ बनेगा? हाँ, बात सही है कि बन सकता है, बट ग्लेशियर वहाँ नहीं बनता। पानी के ऊपर जो बर्फ़ जमा होती है उसे शीट बोलते हैं, आइस शीट। आइस शीट और भी होती है जो पूरी एक लंबी चौड़ी होती है। ग्लेशियर इज़ द मूविंग पार्ट ऑफ आइस। बहती हुई बर्फ़ की नदी को ग्लेशियर बोलते हैं। अब वो बहे या ना बहे, अगर नहीं बह रहा है तो आइस शीट हो गया, जमा हुआ है। अब जमा कैसे होगा, सवाल ये उठता है। अर्थ को देखो बहुत ध्यान से, ग्लोब को। सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है? इक्वेटर से ट्रॉपिक्स के बीच में। अब इक्वेटर से ट्रॉपिक्स के बीच का हिस्सा कौन सा हो गया? डायग्राम बनाओ अपना हिस्ट्री के अंदर। इक्वेटर से ट्रॉपिक के बीच में अगर गोल अर्थ भी खींच दी तो 0 डिग्री लैटिट्यूड से 23.5 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ और 23.5 डिग्री लैटिट्यूड साउथ। और तुम्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि कौन कौन सी कंट्रीज उसमें आती हैं। लिख दो कंट्रीज के नाम। अब क्या होगा? ये इलाका गर्म है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का इलाका फिर भी गर्म है और फिर भी आइस फ्री है। कुछ हिस्सा नॉर्थ में भी फ्री मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो 23.5 डिग्री इंडिया में कहां पर है गुरु? कौन देख रहा है? गुड मॉर्निंग बोलो, गुड आफ्टरनून बोलो, गुड इवनिंग बोलो, कोई तो देख रहा है और जल्दी से बोल दो, है ना? अरे इंडिया में, इंडिया के स्टेट्स भी पता है ना आपको? तो इंडिया के स्टेट कौन से हैं? इंडिया के स्टेट्स कौन से हैं जिन स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है? गुजरात, राजस्थान, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़। एक तरफ से पकड़ के चला करो। जैसे तुमने इधर से गुजरात से शुरू करा तो दैट इज वेस्टर्न बॉर्डर। हाँ हाँ, मध्य प्रदेश के बाद यूपी। छत्तीसगढ़ नहीं आता? छत्तीसगढ़, हाँ, अच्छा। छत्तीसगढ़ फिर यूपी। यूपी भी आता है? Yes, अरे वाह यार, अच्छा। यूपी फिर तेलंगाना आता होगा? तेलंगाना नहीं आता? बिहार, वेस्ट अच्छा, बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, हाँ, त्रिपुरा और मिजोरम। लास्ट में मिजोरम। शाबाश, सात। आप याद थे। मध्य प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट बोलो। उज्जैन से इधर शहडोल तक। अरे वेस्ट से चल रहे हो तो वेस्ट से चलो ना, वेस्टर्न मोस्ट रतलाम है तो वहां से शुरू किया करो। ये चीज, हाँ, विदिशा, रायसेन, भोपाल, सीहोर, फिर सागर, दमोह, दतिया। अब आप ये सोचिए कि ये बाउंड्री मध्य प्रदेश के ऑलमोस्ट बीच में से जाती है। अब 7-8 डिग्री नॉर्थ में और चले जाएं, थोड़ा सा करेगा इलाका। अब हिमालय से बड़े बड़े पहाड़ हैं, हिमालय से बड़े बड़े पहाड़ हैं, नॉर्थ ईस्ट है। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि 20,000 साल पहले, 25,000 साल पहले वहाँ पे ग्लेशियर था? मैं आपसे कह रहा हूँ कि पीक यानी सबसे मोटे ग्लेशियर्स 10,000 बीसी के आसपास थे। उसे कहते हैं आइस एज। फिल्म देखी होगी,
वो हाथी वाली, मैमथ वाली, हाँ एनिमेशन। अब ग्लेशियर का फ़ायदा क्या है और क्यों इसने ह्यूमन इवोल्यूशन और ह्यूमन स्प्रेड में मदद करी, इसको समझना ज़रूरी है। इंटरगैलेक्टिक पीरियड समझना ज़रूरी है। नाउ इंटरगैलेक्टिक पीरियड का मतलब हो गया दो गर्म पॉइंट के बीच में एक ठंडा पीक। ऐसा कई बार हुआ है। एक बार तो ऐसा ग्लेशिएशन हुआ था कि इक्वेटर के नॉर्थ में 5-7-8 डिग्री और इक्वेटर के साउथ में 5-7-8 डिग्री बस बचा था, बाकी पूरी अर्थ आइस में कवर्ड थी, पूरी अर्थ। जब पूरी अर्थ कवर्ड हो जाएगी तो क्या हम उम्मीद करेंगे कि वहाँ लाइफ होगी, सर्वाइवल होगा? हो सकता है एक्वाटिक एनिमल या ऐसे ऐसे ऐसी लाइफ जो बर्फ के अंदर सर्वाइव कर सकती है। मानव इंसान को बड़े बड़े बाल नहीं दिए, भालू जैसे, भेड़िए जैसे जो वहाँ रहते हैं, या मोटी खाल और मोटी चर्बी नहीं दी। सील हो गई, हाँ, बड़ी मोटी चीज़, उसके अंदर चर्बी होती है जिसकी वजह से वो सस्टेन कर जाती बर्फ़ को भी। पेंगुइन कौन सा कोट पहनता है वो वैसे ही दिखता है, कौन सी दुकान में से चलता है, नेचुरल है वो, आपको तो नहीं दिया। आप सर्वाइव कहाँ करोगे? पहला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पैलियोलिथिक पढ़ रहे हैं अपन, पैलियोलिथिक पढ़ रहे हैं अपन 40,000 BC के पहले वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। कौन सा वाला? अर्ली पैलियोलिथिक। अर्ली पैलियोलिथिक, सबसे पहली चीज़ दुनिया में, आधी दुनिया के आसपास तो बर्फ़ जमी है। सो नॉर्थ वाले सारे हिस्से माइनस हो जाते हैं, हो गए। इस टाइम पर यूरोप के बड़े बड़े इलाकों के अंदर बर्फ़ जमा है, बड़े बड़े ग्लेशियर्स, एल्प्स है, ग्लेशिएटेड है। अब जितने पहाड़ हैं, जब वहाँ बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं तो उनसे बहने वाली नदियाँ जो हैं वो खतरनाक बाढ़ लेकर आएंगी जब भी गर्मी होगी। हु इज़ ओके? मैं क्या लाइव नहीं किया? अच्छा रीमा वो यार ये सही है तुम्हारा, तबीयत ठीक करो, ये क्लास आओ, है ना, हम यहाँ इंदौर आके ऑनलाइन थोड़ी लेने आए हैं। सो कहने का तात्पर्य क्या निकला तो गुरु, कि ये जो तुम्हारी ग्लोब है, इस ग्लोब के अंदर ये वाला हिस्सा ऊपर का इतना, ये वाला हिस्सा नीचे का, यहाँ तो बर्फ़ जमा दी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी बर्फ़ जमी होगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ समस्याएं दूसरी भी हैं। ऑस्ट्रेलिया बहुत मासिव है, बड़ा है, वहाँ पहाड़ इतने नहीं है। तो पहाड़ वाला इलाका कौन सा है? सिर्फ ग्रेट बैरियर है, थोड़े अलग अलग, बीच में तो डेजर्ट है। बीच में जहाँ डेजर्ट है वहाँ वो ग्लेशियर की इनलैंड नदी बहती है, अंदर की तरफ ड्रेनेज होता है सेंट्रल पार्ट के अंदर नॉर्थ से, और वो इनलैंड ड्रेनेज कहलाता है। वहाँ नदियाँ गायब हो जाती हैं अक्सर, तो वहाँ पे तो लोग रह सकते हैं। अब ग्लेशियर का मतलब क्या हुआ कि बर्फ़ गिर रही है और जम रही है, गिर रही है और जम रही है, गिर रही है और जम रही है। तो कभी वो 1 फीट, कभी 2 फीट, कभी 10 फीट बर्फ़ तो ऐसी गिरा करती। कैनेडियन लोगों से पूछो बर्फ़ वो तो फिटों में हरा रहा है। देखना उनकी वीडियोस, बर्फ़ हटाने की वीडियो, रात को सोए थे, बाहर निकले तो आधा दरवाज़ा बंद है। क्या वजह है? इसलिए गैरेज होते हैं उनके यहाँ। गाड़ी बाहर रह गई तो पता चला स्टार्ट ही नहीं हुई, आधा तो दिन लग जाएगा तुमको बर्फ़ हटाने में, और आपको सफाई भी करना है गाड़ी चलाने के लिए रोड पर। अब वो बर्फ़ ऐसी नहीं होती, ये जो बर्फ़ गिरती है ऊपर से, इसे हम कहते हैं स्नो। अब ये धीरे धीरे कंपैक्ट होती है अपने आप, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपना है, लेकिन जैसे ही गर्मी पड़ती है तो धीरे 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 ये पिघलती है, तो पानी नीचे उतरता है, और फिर रात आती है, रात ठंडी होगी, फिर जम जाता है। सो वो स्नो कन्वर्ट हो जाती है आइस में, और उस आइस की शीट बनती है, आइस शीट। अब पानी का वॉल्यूम ऑलरेडी, ये जो 1 क्यूबिक फीट जो पानी बोलते हैं, 1 फीट बाय 1 फीट बाय 1 फीट, उसका वजन होता है 25-26 किलो का। ये 1 क्यूबिक फीट नहीं है, ये मत सोच लेना ये बॉटल देखने लग गई 1 लीटर, वो 1 लीटर है। हम बात करें 1 क्यूबिक फीट की, 1 फीट बाय 1 फीट बाय 1 फीट, उसके अंदर 26-27 लीटर पानी आ जाता है। अब आप ये सोच के देखो कि अगर 1 फीट पानी आपने जमा कर दिया, 1 क्यूबिक फीट पानी, उसका वजन कितना होगा? पानी भारी है कि बर्फ भारी? बर्फ हल्का होता है,
हाँ, वाटर का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। वाटर का वॉल्यूम ज़्यादा था बर्फ जमाने पे। शाबाश, बर्फ जब जमती है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। और ये बर्फ, ये पानी है, ये इम्प्योर है, प्योर तो है नहीं, तो जल्दी जम जाता है। सो इसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। अभी पानी आया कहाँ से? गिर रहा है ना पहाड़ों पे, आया कहाँ से? बर्फ कहाँ से आ रही है? कहाँ से इवेपोरेशन? चंद्रयान गया ना, वो पता लगा के बताएगा कि चांद पे से। ग्लेशियर ही जो पिघल रहे हैं, हाँ वो रिवर में जा रहे हैं। हाँ मतलब जो इसमें हाँ। river में- कहाँ से? प्रोसेस चल रही है ना, कहाँ से? ये प्रोसेस चल रही है। कहाँ से? इवेपोरेशन हो कहाँ से? सोर्स क्या है? पानी का सोर्स क्या है? सबसे बड़ा पानी का सोर्स क्या है? ओशंस। ओशन पे धूप चमक रही है, वहाँ से बादल बन रहा है, बादल पहाड़ों की तरफ जा रहा है, पहाड़ों पे वो बर्फ़ बना के गिरा रहा है। स्नो इज़ कन्वर्टेड इनटू आइस, पिघल नहीं रही। मतलब फ्रीजिंग ज़्यादा है और उसका पिघलना कम है। नदियाँ छोटी थी, नदियाँ छोटी थी, नदियाँ छोटी थी। अब जब ऐसी कंडीशन होगी तो मान लीजिए आपने, लेट अस इमेजिन, 1 सेंटीमीटर भी पानी अगर कम कर दिया पूरी ओशन का, तो कहीं ना कहीं तो जमा करोगे। तो ये कहा जाता था पहले के समय में, जो आज का ओशन का सी टच है, जहाँ जिसे हम बोलते हैं कोस्ट, बीच जिसे हम बोलते हैं, जो वाटर की लाइन है, वो कई किलोमीटर पीछे थी और समंदर का लेवल नीचे था। इसका मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था सर्च करने को, बेट द्वारका। तो बेट द्वारका क्यों डूब गया? कारण बड़ा सिंपल है कि किसी समय में वो हिस्सा पानी के ऊपर था और उस टाइम पे बहुत सारा पानी बर्फ के तौर के ऊपर ग्लेशियर में जमा था। डन? कंसेप्ट आ गया समझ में? तो ओशन का लेवल नीचे था। अब वर्ल्ड का आपने इतना मैप बना लिया है, और इसी वजह से वर्ल्ड की मैपिंग करवानी ज़रूरी होती है पहले शुरू में, क्योंकि हिस्ट्री अब उसके ऊपर चलेगी। अब अफ्रीका के कोस्ट से अगर आप चलना चालू करोगे तो आप आराम से एशिया में एंटर हो सकते हो, एशिया से आप आराम से यूरोप में जा सकते हो। आगे कोस्ट अगर आप साउथ में यमन के कोस्ट तक पहुंच गए, यमन के कोस्ट से नॉर्थ में ओमान के कोस्ट पे आ गए, फिर पर्शियन गल्फ में चले गए, वहां क्या मिलेगा? उधर अफ्रीका है तो अफ्रीका में नाइल नदी मिलेगी। नाइल नदी में जहां आप आगे बढ़े तो मेसोपोटामिया मिलेगा, टिग्रिस और यूफ्रेटस। अब आप वहां से चलने लगे, हो सकता है वहां से 2 ब्रांचेस हो जाएं। एक ब्रांच नॉर्थ वाले पहाड़ से होकर चाइना पहुंच जाए, ईरान के नॉर्थ से स्टेपीज में पहुंचते हुए आप उधर चले आओ। अगर उस थ्योरी को मानते हैं जो साइंटिस्ट्स कहते हैं, साइंटिस्ट्स का कहना है कि भैया सब अफ्रीका से ओरिजिन हुए। अब आप चले तो माकरन कोस्ट पाकिस्तान का, सिंध का कोस्ट कराची वाला बेल्ट, गुजरात के कोस्ट, गुजरात के कोस्ट के अंदर भी पानी नहीं है, नीचे उतरा हुआ है, तो आइलैंड है। आइलैंड्स क्यों है? क्योंकि गुजरात इज राइजिंग अप, गुजरात का वो हिस्सा ऊपर उठ रहा है, राजस्थान का हिस्सा ऊपर उठ रहा है ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक। तो किसी समय पर ऐसे आइलैंड्स रहे होंगे जिनको आज हम जानते भी नहीं हैं, जो डूब चुके, जिनकी कोई डिस्कवरी नहीं हुई। अब गुजरात को से साउथ में चलोगे तो जैसे ही आप चलना चालू करें, गोल घूमे आप पूरा ऐसा, और कहाँ पहुँच गए? खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी जैसे ही पहुँचे, नॉर्थ में चले एक ब्रांच, वहाँ है साबरमती नदी। उसके पहले लूनी नदी, धोलावीरा लोथल वाला जो हिस्सा है, वहाँ पे एक नदी तो गायब हो गई, हाखरा, घघरा और हाखरा, वो गायब है, नहीं मिलती। लूनी तो अभी भी है, जिंदा है। उससे ट्रैवल करोगे तो कहाँ पहुँच गए तुम? अरावलीज, पहाड़ियों में, नदी किनारे किनारे। इमेजिन कर रहे हो ना, नदी किनारे किनारे किनारे, ब्रिज नहीं है तुम्हारे पास, तुम बड़ी नदी क्रॉस नहीं कर सकते। अगर बड़ी नदी हमेशा बह रही है तुम क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन वो नदी, हाँ, साइड 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 चलोगे, परिक्रमा कहना है उसको, परिक्रमा कर ली हमने। अब आप अगली नदी पे जब आओगे तो दैट नदी इज माही, मतलब बड़ी नदी की बात कर रहा हूं मैं, बड़ी नदी। अब माही किनारे किनारे चले तो कहाँ पहुंच जाओगे? माही नदी के किनारे कहाँ पहुंच जाओगे? माही नीचे ना, और गोवा के पास में माही। अब भैया माही ये सरदारपुर से निकलती रहे दादा, धार से। वो उर्दू शेरी वाला माही था। माहे नहीं, माहे नहीं, माहे नहीं, माही। कहाँ पहुंच गए? धार।
अब इस पूरे बेल्ट के अंदर मान लो मेरा मन हो गया मैं तो यहीं रचूंगा, यहीं बसूंगा, यहीं रमूंगा, बड़ा मज़ा आ रहा भैया, मैं यहीं रहने वाला हूँ, मैं बस सकता हूँ यहाँ पे, एंट्री पॉइंट मिल गया। चलो थोड़ा घूम फिर लेता हूँ, आगे बढ़ लेता हूँ। माही से जैसे ही मैं वेस्ट में लैंड रूट में क्रॉस करता हूँ, अगली नदी टकरा जाती चंबल। चंबल के नॉर्थ में मैं चला, नॉर्थ में पहाड़ी पहाड़ी नदी किनारे किनारे जा सकता हूँ। अब मैंने चंबल क्रॉस करनी है, तो चंबल या तो मैं आगे जाके क्रॉस करूँ, कहीं होगा है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, चंबल किनारे 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 चले गई, यमुना टकरा गई। बशर्ते कि यमुना रही हो, क्वेश्चन मार्क क्या है, यमुना हो, बशर्ते कि यमुना हो। इज इट पॉसिबल कि यमुना नेवर एग्जिस्टेड बिफोर? हाउ एंड व्हाई? ये एक जियोलॉजिकल मिस्ट्री है। क्यों मिस्ट्री है? कि गंगा के किनारे हमें सेटलमेंट मिलती है हड़प्पा की, यमुना के किनारे नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? देखिए, हिस्ट्री समझने की चीज है कि इंसान कहां बसेगा, आपको साइट ही पूछी जाएगी। अगर यमुना इधर नहीं बहती थी तो किधर बहती थी? अगर यमुना जिस रास्ते को आज फॉलो कर रही है, अगर यमुना इधर नहीं आती तो किधर आती थी? तो हो सकता है किसी अर्थक्वेक ने उसका रास्ता बदल दिया, वो पैरेलल बहती हो, तो हो सकता है किसी समय में वो इंडस की किसी ट्रिब्यूटरी बनती हो। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि वो राजस्थान के नॉर्थ से होती हुई निकलती हो, हमें नहीं मालूम, क्योंकि हमारे पास एविडेंस वाला नहीं है। ये एविडेंस है कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, सिस्मिक हिस्ट्री है, ऊपर उठ रहा है। इसका रीसेंट एग्जांपल, इंडस की डिस्ट्रीब्यूटरी, एक होती है ट्रिब्यूटरी जिससे मिलकर नदी बनती है, और जब नदी एंड में आती है तो वो कई हिस्सों में टूट जाती है, जिन्हें हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी, उसी से आपका वो क्या बोलते हैं उसको, ऐसे जाल बनाते हैं ना अपन, नदी का ऐसा यूं यूं यूं, मैंने लिखने को कहा था, नाइल नदी में ऐसा ऐसा कुछ निकलता है, क्या बोलते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र का क्या बनता है वो, डेल्टा। तो डेल्टा बनाए तो पहले एक ब्रांच आया करती थी जो धोलावीरा साइड है, गुजरात वाला साइड है, वहां तक। फिर एक अर्थक्वेक आया, एक अर्थक्वेक रिसेंट हिस्ट्री के अंदर, और उस अर्थक्वेक ने वो पानी उधर जाना बंद करा दिया। तो लोगों ने कहा ये ऊपर वाले ने बंद कराया है, अल्लाह ने बंद करा है, तो उस जगह का नाम पड़ गया अल्लाह बंद। ये मेंस के अंदर क्वेश्चन आया है, शायद 16 या 17 या 18 में समथिंग, यही क्वेश्चन, यही वर्ड उठा के दे दिया। कितना सिंपल सा वर्ड है, लेकिन उसका जियोलॉजिकल मीनिंग कितना है, सिग्निफिकेंस कितना है, उसने पूरी नदी को रोक दिया जो उधर डिस्ट्रीब्यूटरी आ रही है। तो अगर ऐसी फ्यूचर, मतलब ऐसा पास्ट में कभी हुआ हो जिसकी वजह से किसी बड़ी नदी ने रास्ता बदल दिया हो, तो आप ट्रेस कहां कर पाओगे? हमको यमुना के किनारे इंडस का सेटलमेंट नहीं मिलता। इंडस का सेटलमेंट कहां है? 8-10 हज़ार, मतलब 7,000 BC से लेकर 15-16-17,000 BC तक आता है, 1600 BC तक, नॉट 17,000, 1600 BC। तो ये 4-5 हज़ार साल का टाइम पीरियड है। इस 4-5 हज़ार साल में एक भी यमुना का सेटलमेंट नहीं बना। गंगा के ऊपर सेटलमेंट है, यमुना पे नहीं है, तो वो कहां है? तो राजस्थान में सूखी जगह पे कौन सी नदियां थी? राजस्थान के मिल रहा है जहां नदी नहीं है। बगैर सैटेलाइट बोलता है, सैटेलाइट स्टडीज बोलती हैं किसी समय में नदी बहती थी। सो नदी कैसे बंद हो गई? रास्ता बंद कर दिया। तो जियोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट की वजह से नदियां रास्ता बदलती हैं। तो हम जिन्हें आज समझ रहे हैं जिस जगह को, जरूरी नहीं है कि आज से 40,000 साल पहले वो जगह वैसी थी। अब आप आए, चंबल चंबल चले, कहां चले? चंबल चंबल। अब एक ब्रांच ने कहा ना ना ना, हम तो थोड़ा यहाँ पानी रुकने का इंतजार करेंगे, हम तो नहीं जा रहे भैया, माही वाही। उन्होंने पानी के अंदर से गर्मी के अंदर क्रॉस कर लिया। क्रॉस कर लिया तो कहां पहुंच गए? अगली नदी मिलेगी तापी, नर्मदा के साउथ में तापी। तापी जैसे ही आपने क्रॉस करी तो कहां पहुंच गए आप? महादेव हिल्स, सतपुरा, वो ओरिजिन है उसका, पहाड़ी में। अब सामने नर्मदा, सतपुड़ा के नॉर्थ में नर्मदा, और उसके नॉर्थ में विंध्याचल। कुछ लोग नर्मदा जी के नॉर्थ तट पे, कुछ लोग नर्मदा जी के साउथ तट पर हैं। अरे तू तो नहीं यार, मामी लेके अपन बच्चे भी छोड़ते थे,
दोनों ने आपस में बात करी, हाँ यार बचपन के बिछड़े आज मिले। 1.25 लाख साल पहले का है नर्मदा मैन। नर्मदा मैन मुंडा है, पूरा मुंडा नहीं है, आधा फॉसिल है खोपड़े का, आधा फॉसिल मिला है। इंडिया का ओल्डेस्ट फॉसिल है और उसे हथनौड़ा एविडेंस बोलते हैं, और उसका नाम दिया था शुरू में नर्मदा मैन। फिर उसकी स्टडी की गई तो पता चला कि ये मैन नहीं था, ये वुमन थी। तो वो नर्मदा मम्मी है हमारी, नर्मदा पापा नहीं बोलेंगे। नर्मदा क्यों नाम रखा? क्योंकि नर्मदा वैली में मिला था। नर्मदा वैली में क्या कर रहा था वो आदमी? क्या कर रहा था? गुफा में मिला है, जियोलॉजी की स्टडी हो रही थी, उस जियोलॉजिकल स्टडी के अंदर एक्सकेवेशन में वो मिला था। इसलिए वो किसी हिस्ट्री के म्यूजियम में नहीं है मुंडी, वो रखी है जियोलॉजिकल म्यूजियम कलकत्ता के अंदर। तो एक्सेप्ट क्या कह रहा है? आदमी कहां मिला हमें सबसे पहला एविडेंस? नर्मदा वैली के अंदर। क्या कर रहा था? क्वेश्चन है ना, क्या कर रहा था? पानी था, पहली चीज पानी था। आपको क्या चाहिए? पानी। दूसरी चीज क्या चाहिए? सर्वाइवल, खाना, शेल्टर। टेम्परेचर क्या है? ठंडा है। अरे लाखों साल चलता है ग्लेशियर। वो गुफा में रह रहा था, वो बात ठीक है। ये इलाका गर्म है। नर्मदा का मतलब है साउथ ऑफ ट्रॉपिक्स, यानी इंटर ट्रॉपिकल, नॉर्थ में नहीं है। अगर आप एंशियंट साइट ढूंढने जाओगे तो मेन प्लेन में एंशियंट साइट नहीं मिलनी। सर्च करके देख लो कि प्रयागराज के आसपास खोद लो, तो प्रयागराज के साउथ में मिल जाएगा तुमको, मिर्जापुर में, क्योंकि पहाड़ियां हैं। लेकिन जहां वो प्लेन्स मिलता है, गंगा के ईस्ट में चले जाओ आप, नहीं मिलेगा आपको साइट। कब तक? पहाड़ नहीं आते जब तक। झारखंड में आपको साइट मिल जाएगी, हिमालय में साइट नहीं मिल रही। जब पूरी चीज बर्फ में जमाया है तो तुम्हें कहां से मिल जाएगी? तो साइट का मतलब है तुमको रहने, खाने पीने का सबका इंतजाम हो। तो कहां रहोगे, कहां खाओगे और कहां पियोगे? तो ऐसी जगह जो नदी की वैली में हो, और ऐसी नदी जो आपको सस्टेन करा सकती हो, ऐसा इलाका जहां पर आप आराम से नेचुरल शेल्टर में रह सकते हो। नेचर होना जरूरी है। इसी वजह से मंदसौर के पास में एक भानपुरा करके तहसील है मंदसौर। भानपुरा तहसील के अंदर एक जगह है दर की चट्टान। इसी तरह से नॉर्थ में एक और हिस्सा आता है पुतली करार। ये ऐसी साइट्स हैं जो भीमबेटका को टक्कर देती है। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने उसको उतना हाईलाइट किया नहीं। एमपी के अंदर इतनी भयंकर हिस्ट्री है। अब क्या हुआ? आप नदी घूम रहे हो, आपने कहा चंबल चले, तो ये पहाड़ी क्रॉस कर गए, जाना पाओ आगे बड़े यार, शिप्रा मिल गई, शिप्रा घूमते घूमते उज्जैन पहुंच गए, और आगे वो बोले यार ये तो ये फिर चंबल आ गए, यार यहीं से तो गए थे अपन, नदी कूद गए। So civilization over a period of thousands and thousand years of migration से फैलती चली गई। कुछ लोगों ने अंदर घुसना ही उचित नहीं समझा, बोला हमको तो समुद्र की मच्छी अच्छी लगती है। कहाँ गए वो? साउथ में पहुंच गए। कहाँ तक? तो पूरा वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के अंदर पहाड़ों के ऊपर ऐसे ऐसे फिगर्स बने जो अमेरिका जैसे फिगर्स हैं। आज एंडीज को सर्च करना अमेरिका में, मैक्सिको की डेजर्ट में, नॉट एंडीज, मैक्सिको की डेजर्ट में सर्च करना, वहां बड़ी बड़ी इमेजेस बनी है पत्थरों की, और वो हेलीकॉप्टर या प्लेन से दिखती हैं ऊपर से। इतनी सैकड़ों फीट लंबी मासिव इमेजेस बना रखी उन्होंने। वो पुराने कल्चर थे, तो वैसे ही कुछ पेंटिंग्स वगैरह पहाड़ों पे मिलती हैं हमको, पत्थरों पे बनी हुई। और मिट्टी तो नहीं ना, पत्थर अगर सादा पड़ा हुआ था तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जैसे ही उसने कुछ भी लाइनें खींच दी, वो कल्चरल इंपॉर्टेंस बताने लगती है, और ये बताता है इवोल्यूशन ऑफ कल्चर, जिसे हमें पढ़ना है। अब कहां पहुंच गए? कन्याकुमारी से अपनों ने टर्न मारा इंडिया के कोस्ट पे, थोड़ा सा आगे बढ़े। उस टाइम इंडिया वॉज कनेक्टेड विद श्रीलंका, और श्रीलंका के नॉर्थ में अगर आज आप गूगल मैप्स करके देखोगे तो वहाँ आपको हायर एलिवेटेड लैंड मिलेगा तमिलनाडु के ईस्ट में, और वहाँ पर आप सर्च करिए उसको, आपको मज़ा आएगा सर्च करने में, कि कुछ लोग हैं जो एक्सकेवेशन करना चाहते हैं, डिस्कवरी करना चाहते हैं, इंडियन गवर्नमेंट करने नहीं देती है। तमिलनाडु के ईस्ट हिस्से के अंदर एक पूरी सिटी डूबी हुई है। बॉम्बे के वेस्ट में पानी के भीतर लंबी लाइनें दिखती हैं जहाँ पे नेचुरल फॉर्मेशन नहीं है। बॉम्बे के वेस्ट में, तमिलनाडु के ईस्ट में, पानी के भीतर
वो क्या थे? व्हाट वेर दोज थिंग्स? वो सेटलमेंट रहे होंगे जो डूब गए। क्यों डूब गए? क्योंकि जब हजारों साल तक आप बर्फ जमा करोगे तो कई किलोमीटर मोटी बर्फ जम जाती है, कई किलोमीटर मोटी बर्फ जमी हुई है। तो ग्लेशियल एज समझ लिया आपने तो आप इवोल्यूशन समझ जाओगे इंसान का। अब कहाँ पहुंचे आप? श्रीलंका। घूमते फिरते हुए कहाँ पहुंच गए? गंगा। घूमते फिरते कहाँ पहुंच गए? इंडोनेशिया। घूमते फिरते कहाँ पहुंच गए? नदी नाव बनाने लग गए, अंडमान निकोबार। इंडोनेशिया आर्किपेलागो, उस समय वो आइलैंड्स के बीच का पानी शैलो था, तो छोटी सी नाव से भी आप क्रॉस कर सकते थे। जब पानी छिछला होगा तो आप क्रॉस कर सकते हो। कहाँ पहुंच गए आप? ऑस्ट्रेलिया। और कहाँ से पहुंच गए आप? यूरोप पहुंचे। यूरोप के नॉर्थ में चलते चले गए और नॉर्थ अमेरिका पहुंच गए, क्योंकि बर्फ जमी हुई उधर पूरी बर्फ जमी हुई है। तो वो लोग जो बर्फीले इलाके में मूव करे, उनके रेमनेंट्स कहाँ मिलते हैं? पूरे नॉर्थ के अंदर जो ट्राइब्स रहती हैं। एस्किमोस के अंदर एक है, ऐसे बहुत सारे हैं। इन्यूइट, INUIT, इन्यूइट, ये भी एक ट्राइब है। और ट्राइब्स पे क्वेश्चन आते हैं, ट्राइब्स पे रेगुलर क्वेश्चन है, वर्ल्ड की ट्राइब्स पे क्वेश्चन है। इसलिए हमको ये थोड़ा सा सेंस होना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है। तो हिस्ट्री क्या कह रही है? जियोग्राफी शेप्स द हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर जो आज हमारा कल्चर है, जिस कल्चर में हम लोग रहते हैं, उस कल्चर को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जो हमारा खान पान है वो हमारे यहाँ के लिए सूट करता है। नॉर्थ वाले लोग एक्सट्रीम पोल्स के ऊपर वो खाना नहीं खाएंगे। अगर आप ओशनिक कोस्ट के आसपास रह रहे हो तो फिश फूड आपके लिए नॉर्मल हो सकता है, लेकिन ऐसी जगह पर रह रहे हो जहाँ मछली नहीं है तो वहाँ रेयरेस्ट ऑफ रेयर में उसका कुछ इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस, उसका टेस्ट डेवलप नहीं होगा आपको। तो ज्योग्राफी है ना ये। सो ज्योग्राफी इवॉल्व्स द हिस्ट्री। तो इवोल्यूशन ऑफ अ मैन्स कल्चर इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। चल रहा था तो जिस जगह पर है वो चीज को खा पी रहा था। अब बर्फ तो जमा हो रही है, ठंडा इलाका है नॉर्थ में। यही कारण है कि जब आप देखना चालू करते हो ना तो छोटे छोटे पॉइंट्स में, पैलियोलिथिक आपको हिमालयाज में रेयरेस्ट ऑफ रेयर मिलेगा एविडेंस। एक आध मिल जाए, बहुत ज्यादा बड़े सेटलमेंट नहीं मिलेंगे, कोई कल्चर नहीं मिलेगा। कल्चर मतलब बड़ा मासिव। आहार कल्चर को देखिए आप, बनास कल्चर को देखिए। बनास नदी है राजस्थान की, चंबल की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, वेस्ट बैंक ट्रिब्यूटरी सबसे बड़ी लंबी, और राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी है जो अरावली से निकलती है, चंबल में आती है, बनास। अब ये जो बनास कल्चर है, आहार कल्चर है। आहार कल्चर राजस्थान से मालवा तक फैला हुआ है। यानी इतने सारे लोग यहाँ पर सेटल्ड हैं कि वहां से लेकर यहाँ तक एक जैसा काम कर रहे हैं, यानी उनके औजार एक जैसे मिल रहे हैं। ये बताता है कि ये सारे लोग आपस में मेल जोल रखते थे। फिर ये चला गया, मालवा कल्चर बाद का है। उसके पहले कायथा कल्चर है जिसका सेंटर उज्जैन है। उज्जैन में एक जगह है कायथा, तो कायथा कल्चर वहां से इवॉल्व हो रहा है। कायथा के बाद में मालवा कल्चर इवॉल्व हो रहा है। जब कायथा कल्चर खत्म हो गया तो मालवा कल्चर, तो ऐसा कुछ हुआ होगा कि वहां के लोग वहां से हटके कहीं और चले गए और वापस आके बस गए, या कोई दूसरे लोग आके बस गए। सिमिलर सिचुएशंस। तो व्हाट आर दोस चेंजेस वो हमने नहीं मालूम कि जियोलॉजी क्या करती है, क्लाइमेट क्या करता है, एनवायरमेंट क्या करता है। हो सकता है खतरनाक बाढ़ आ रही है। जैसे आप जब पढ़ोगे ना मोहनजोदारो, तो मोहनजोदारो के अंदर 7 लेवल ऑफ फ्लड दिखते हैं, यानी शहर को फ्लड ने घेरा है 7 बार। जब आप खुदाई कर रहे हो तो आपको मिलती है उसकी सिल्ट की, ये यहाँ पे तो ये फ्लड आ गया था, यहाँ फ्लड आ गया था। तो 7 बार फ्लड तो हमको ये मिल रहा है ना कि ऑलमोस्ट हर 500-600 साल में ऐसा फ्लड आता था कि फैला देता था। अगला कंसेप्ट क्लाइमेट चेंज। हमारे IIT की स्टडीज ने भी ये बताया कि क्लाइमेट चेंज वाज द रीजन जिसकी वजह से हड़प्पा फेल हो गई, खत्म हो गई। जो सिस्टम उन्होंने बनाया था एग्रीकल्चरल ट्रेडिंग सोसाइटी, जिन्हें खेती कहीं हो रही, लंबे छोटे खेत रहे होंगे नदी किनारे, या तो पानी ज्यादा आ गया, बाढ़ ज्यादा आ गई कि वहां खेती नहीं कर सकते आप, नदी फैल गई, या फिर यह हुआ कि नदी सूख गई। दोनों चीजें पॉसिबल, दैट इज क्लाइमेट चेंज। नाउ द थिंग इज कि द क्लाइमेट वाज ऑलरेडी चेंजिंग बिकॉज इट वाज गेटिंग वार्मर। बर्फ की वजह से मतलब पानी तो चला गया, अब धीरे धीरे वो बर्फ पिघलना चालू हुई। अब वो बर्फ जो पिघल रही थी वो नदी को बना रही थी। पहाड़ों के अंदर आपको याद है उत्तराखंड डिजास्टर हुआ था। उत्तराखंड डिजास्टर का पहला बेसिक
इसी कारण जो वो मेन था कि दो बादल आके टकराए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, नीचे एक लेक थी, ऑलरेडी एक लेक एग्जिस्ट करती थी, आइस का डैम था उसमें। अगर ऐसा बहुत बड़े बड़े डैम वैलीज के अंदर डेवलप हो गए हों जो बर्फ की वजह से रुके हुए हों, वो अगर सडन फट गए तो क्या होगा? फ्लड आ सकता है। तो धीरे 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 धीरे, मतलब एकदम से बात नहीं कर रहे हैं हम, जो सोसाइटीज हैं वो कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से वाइप ऑफ होती रहे, लेकिन ये मूव करते थे। कुछ जगहों पर ये कंटिन्यूअस अपना निशान छोड़ते हैं टाइम में। ये कमरा है, जब से यहां कोई मतलब बिल्डिंग बनी है तब से यहां कोई रह रहा होगा। अगर हम इसकी पुताई वगैरह नहीं कराएं तो हर एक इंसान का कोई ना कोई निशान होगा। अब बाहर निकलोगे दरवाजे के ऊपर देखना तो वो नाल लगी हुई घोड़े की काली, है ना, वो मैंने नहीं लगाई है, मुझसे हो सकता है पहले वालों ने लगाई, हो सकता है उसके पहले जो रहते थे उन लोगों ने लगाई हो सकता है उसके पहले जो रहते हैं उन लोगों ने लगाई, हमें नहीं मालूम किसने लगाई। ये क्या है? निशान, निशान छोड़ दिया उन्होंने। तो इसी तरह से अगर आप किसी गुफा में रह रहे हो और आपने अगर कोई निशान छोड़ा है और मैं अगर आपके उसको जानना चाहता हूँ कि आप क्या करते थे, तो इम्पोर्टेंट हो गया, तो वो एविडेंस मिलना चालू हुए हमें। तो सबसे पहला विजिबल एविडेंस होता है। विजिबल एविडेंस, गुफा में घूम रहे हैं, अरे यार यहाँ पे ये चीज क्या है, तो सबसे पहली चीज होती थी हाथ। सबसे पहला हाथ दिख रहा है ना अपनों को, मुंह में पानी, पानी कोई आर वाला तो आता नहीं था, अपने कलर वाला पानी आ गया, आसपास क्या बन गया? इम्प्रिंट। पंजा सबसे पहले छापा इंसान ने, फिर इंसान ने कलर की लाइनें खींचना चालू करी। तो जैसे वो बच्चा नहीं खींचता, आदमी कैसे बनाता है, एक डंडी खींच देता है, दो हाथ बना दे, दो पाँव बना दे, तो बस वो ही बच्चे की ड्राइंग हम देखने जाते हैं भीमबेटका में। तो सिर्फ भीमबेटका में ही अकेली नहीं मिलती, वो जगह जगह पे मिलती है। अब पचमढ़ी को देखिए आप, पचमढ़ी कहाँ है? पचमढ़ी कहाँ है? हाँ एमपी में, कहाँ है? उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन बताइए। पॉलिटिकल लोकेशन में बता देता हूँ, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट लगता है। ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है? महादेव हिल्स में है, वो हाईएस्ट पॉइंट है। वहाँ क्या कर रहा था आदमी? वहाँ पे भी है पेंटिंग्स, रॉक शेल्टर्स वहाँ भी है। आप तो शेल्टर बोलो, एमपी भरा पड़ा है। एमपी में क्यों है, बाकी जगह क्यों नहीं है? फेवरेबल, फेवरेबल सबसे बड़ी चीज है कि फेवरेबल जगह थी। और ऊंचाई वाली जगह पर जहां मालूम है एक साथ रहेंगे, शेर चीता नहीं, आग तो ही, आग जला के एक जगह रह रहे थे, तो यहाँ सोसाइटीज डेवलप होना चालू करी। अनफॉर्चुनेटली ये लोग है ना ब्लॉगिंग नहीं करते थे, ठेले पे जाके ये नहीं बोलते थे कि तेरा कचौरी कैसे बना रहा है, तेरा समोसा कैसे बना रहा है। ये क्या करते थे? ये चित्रकारी करते थे। इनकी सुबह सुबह होते से 7 हो जाती थी, इनकी शाम रात में बदल जाती थी। बस वर्किंग पीरियड डे लाइट का था, क्योंकि इनके पास जंगल में घूमने का कोई शौक नहीं था, इनके पास वो चीज़ नहीं थी। मौत घूम रही है आसपास। यहाँ पे ऑस्ट्रिच घूमा करते थे, जो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है वैसा ऑस्ट्रिच इंडिया में घूमता था। तो एक ऑस्ट्रिच का अंडा अगर मिल गया आपको तो पार्टी वाल्टी बन गई भैया पूरी सोसाइटी की। सोसाइटी कैसी? एक उस गुफा में सो रहा, दो उस गुफा में सो रहे, मिल बांट के भी खाते होंगे, दंगे फसाद भी होते होंगे, मारपीट भी करते होंगे। हमें इनके कोई एविडेंस नहीं मिलते कि यहाँ, क्योंकि इन्होंने कुछ लिखा तो है नहीं, स्क्रिप्ट थी नहीं। हमने यही बात करी स्क्रिप्ट कैसे पैदा होती है। तो ज्योग्राफी डिफाइन कर रही है लोकेशन को, लोकेशन के साथ इंसान कैसे वहाँ रह रहा है, तो हजारों साल से रह रहा है। उसने सबसे पहले काम क्या करा? जिस जानवर का उसको इम्प्रेशन आता है या जिस जानवर के प्रति उसका बहुत बड़ा अटैचमेंट होता है या उसका एम्फेसिस होता है या उसका इम्पैक्ट होता है, उसको ड्रॉ कर। सबसे पहले वो जानवर बनाएगा जिसका इम्पैक्ट उस सोसाइटी पे सबसे बड़ा है। इसलिए फ्रांस की जो केव्स हैं या स्पेन की जो केव्स हैं जहां रॉक पेंटिंग्स हमको मिलती हैं, इटली की हैं, यहां पे जहां जहां हमको काम मिला है उसमें मैमथ बना हुआ है, बड़ा है। सहारा क्या है? ओशन है सहारा। आज आप सर्च करो सहारा के बीचों बीच, जहां अगर आपको गाड़ी से जाना तो 2-3 दिन लग जाएंगे आपको जाने में, रेगिस्तान के बीचों बीच
रॉक शेल्टर्स हैं और वहाँ पे भी पेंटिंग्स हैं। आज सर्च करना है, क्यों सर्च करना है? क्योंकि जो लोग उनको देखकर आए वो बोलते हैं कि वहाँ पे मरमेड बनी हुई है, जलपरी। जलपरी तो कहानी सुनी हमने वो बोलते हैं कि वो जलपरी बना रखी है, वो बोलते हैं कि वहाँ यूएफओ बनी हुई है क्या बोल रहे हैं? भीमबेटका में भी यूएफओ है। क्वेश्चन मार्क है मेरा। ऐसे फिगर्स हैं जो अनआइडेंटिफाइबल है, हम नहीं बता सकते कि क्या है। उन्होंने क्या देखा, उसका असर क्या था उनके ऊपर, उन्होंने उसको ड्रॉ कर दिया। अब वहां से वो बताने की कहानियां हो गई। एक बड़ा सारा जानवर बना दिया। हो सकता है उस पहाड़ी वाले, उस इलाके वाले बताते होंगे अपने बच्चों को, देखो ये मैंने मारा था, बड़ा था। इज इट पॉसिबल? फिर क्या हुआ, वो एक जानवर से धीरे से हंटिंग के सीन पे आ गए। अपन 4 गए थे ना, बच्चों को कहानी, हाँ ये 4 लोग और ये मार के लेकर आए। क्या था वो? इट वॉज एक्सप्रेशन, इट वॉज न्यूज, इट वॉज स्टोरी टेलिंग। कलर कहां से लाओगे? खजूरी से ले आते होंगे, स्केच पेन। जो पत्थर वहां मिल रहा है उसमें आयरन का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा था, उसको पीस लेते थे तो रेड कलर का पिगमेंट बन गया। वाइट कलर मिल जाता है, वाइट कलर का पिगमेंट ले लिया, उसके साथ में पेड़ पत्ती का रस बनाकर उनका कलर का इस्तेमाल करते थे। ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया इसलिए पक्का रहा। और दूसरी चीज़ क्या है, जहाँ जहाँ पेंटिंग बची हुई है वो अमूमन शेड में है और पानी से नुकसान नहीं हुआ है। वो बहुत पुराना सेडिमेंट्री रॉक स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से अंदर पानी नहीं उतरा। अनफॉर्चुनेटली तुमने बाघ केव देखी? बाघ, ओके, तुमने बाघ जो है वो लमेटा सीरीज में, लमेटा सीरीज है सैंडस्टोन की, विंध्यन सैंडस्टोन है और बहुत नाजुक सैंडस्टोन है वो। इसी वजह से बाघ केव्स गिर गई, कोलैप्स हो गई। अगर आप जाके देखोगे तो कोलैप्स्ड मिलेंगे आपको। अब तो वापस से रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, नया अंदर से सीमेंट कंक्रीट के कॉलम बना दिए उन्होंने, दिखाने के लिए। टूरिज्म है, एएसआई ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल कुछ जगहों पर है। तो पेंटिंग वहां पे भी थी, लेकिन वो पेंटिंग जो है वो तो 2000 सवा 2000 साल पुरानी है। तब तो हमारे पास लिटरेचर आ चुका है, बुद्धिस्ट केव्स हैं वो, बुद्धिज्म की पेंटिंग है और पेंटिंग बहुत इवॉल्व्ड है। तो अंतर कहां कह रहा हूं, दोनों कल्चर डिपिक्ट करती हैं, सिर्फ राइटिंग नहीं, लेकिन राइटिंग से ज्यादा पावरफुल होता है पेंटिंग। राइटिंग तो हड़प्पा की भी है, पढ़ ली, तो राइटिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेंटिंग, राइटिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्केच। अब भीमबेटका की जो केव्स हैं उसके अंदर जो क्रोनोलॉजी बनाते हैं ये लोग, तो अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग इवोल्यूशन हुआ पेंटिंग का। अब कैसा इवोल्यूशन? उन्होंने स्टार्टिंग में हंटिंग के सीन बताए, उनके हथियार हमें पता चलते हैं, उनके पास बोज, एरोज, भाला ये सब था। फिर उसके बाद उन्होंने जादू टोना टोटका बताया है। वो फिल्मों में देखा है ना, मास्क लगा हुआ है, हु ला 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 हुम भूम गाना बज रहा है, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन वाला, आदमी को रोस्ट कर रहे हैं। तो वैसा डिपिक्शन यहाँ पे भी, मास्क यहाँ पे भी थे, मुखौटा लगाया हुआ आदमी। व्हाट इज दैट? दैट इज बिलीफ। एक ऐसा बिलीफ पैदा होना चालू हुआ जहाँ से रिलीजन की ओरिजिन होती है, कल्चर का पार्ट है। हम उसको देख के क्या समझेंगे कि इट इज कल्चर। भाई बिलीफ सिस्टम, आप सुबह से उठ के जो काम कर रहे हो वो एक बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हो। जैसे 6:14 13 मिनट, 6:04 पे कौन आर्यभट्टा उतरने वाला है? फिर अच्छा, चंद्रयान उतरने वाला है। आर्यभट्टा वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट, 1975 में छोड़ा गया था 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल है, 9 अप्रैल, 13 अप्रैल। सो कल्चर का क्या डिपिक्शन है, कौन कौन से जानवर बने हुए हैं वो तो आपको पता है, इनका जानवरों के साथ इंटरेक्शन होता है। तो अब आप क्या बोल सकते हो, अच्छा ये हिरन भी खाता था, ये वाला जानवर भी खाता था, ये भी खाता था, ये भी खाता था, उसकी डाइट पता चल गई, बाकी चीजें हमें नहीं पता चल रही। तो हम क्या करते हैं, उनके वहां खुदाई करते हैं जहां हम खोद सकते हैं। तो वहां उन्होंने पिट खोदे हैं। भीमबेटका अगर आप जाओगे तो पिट खुदा हुआ मिलेगा आपको, उसके अंदर लेवल्स मिलेंगे आपको, अलग अलग लेवल्स होते हैं। जैसे मैंने लेवल बताया था आपको कि सबसे ऊपरी लेवल पे प्रेजेंट टाइम पीरियड का मिलेगा। तो जैसे जैसे वो धीरे धीरे खोदते चले गए, उनको अलग अलग चीज़ें मिलती चली।
तो बताया उन्होंने कि यहाँ 40,000 साल से भी पहले से आदमी रह रहा है, लेकिन 40,000 यानी मीजोलिथिक टाइम पीरियड का सबसे बड़ा हिस्सा यही है। पैलियोलिथिक में तो आप घूम फिर रहे थे, मीजोलिथिक के अंदर आप रॉक्स में, शेल्टर्स में, इन्हें आपने घर बनाना चालू कर दिया, आपने साथ रहना चालू कर दिया। जब आप साथ रहोगे तो एक दूसरे का ध्यान रखोगे और उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी आएगी। साथ ही साथ में जादू टोना टोटका इवॉल्व होना चालू हुआ। खाना पीना वही चल रहा है, सबसे पहला वाला आदमी भी खाना खा रहा था, ये भी खाना खा रहा है। अब ये जो खाना पानी है उसके साथ कल्चर में क्या है सबसे बड़ा, पहले आदमी कहाँ रह रहा था हमें नहीं मालूम, कहाँ सो रहा था नहीं मालूम, लेकिन ये तो कंफर्म हो गया। जैसे नर्मदा मैन है तो एक गुफा है, वो उस गुफा के अंदर की बात है, हथनोड़ा एविडेंस वाली। भीमबेटका क्या बता रहा है, हाँ भाई रॉक शेल्टर थे। ये कल्चर सबसे इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से बनाया ये साइंस है, क्या बता रहा है वो इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता चले। अब क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझिएगा। ये इलाका जहां पे भी हमको ये शेल्टर्स मिलते हैं ये एंशिएंट टाइम का ट्राइबल बेल्ट है। तो वो लोग क्या वहां से गायब हो गए? जब वो इंटरेक्शन में आए दूसरे लोगों के, एक बंदा तो आया होगा कहीं, यार वहां सेटलमेंट चालू हो गया, वो मालवा कल्चर है भैया, वो मालवा कल्चर का पासपोर्ट लेकर आया हूं, देखो मिल गया, वीजा मिल गया मुझे मालवा कल्चर का। भीमबेटका से मालवा कल्चर घूमने जा रहा है, ना 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 ना, इंटरेक्शन तो होता होगा, घूमते फिरते गए थे, शिकार की पार्टी, वापस आ गए, हो हैं? समझ गए ना? तो ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज इंटरैक्शन। अब वो हो सकता है कुछ सोसाइटीज मूव कर गई, कुछ सोसाइटीज मूव नहीं करी। तो जैसे जैसे दूसरी कल्चर्स के साथ इंटरैक्शन बनेगा अलग अलग डेवलपमेंट होगा। तो ये पूरा बेल्ट फ्रॉम वेस्ट इंडिया टू ईस्ट इंडिया, स्पेशली द सेंट्रल बेल्ट, ये मेजर बेल्ट है ट्राइब्स का। और एक है सदर्न बेल्ट जहां मेन कंसंट्रेशन है वेस्टर्न घाट का। ट्राइबल बेल्ट्स हैं ये, और ट्राइब्स अलग अलग हैं। तो ट्राइब्स, पहला तो यही क्लासिफिकेशन हो जाता है रेस कौन सी ट्राइब्स की, तो कौन सी ट्राइबल रेस, रेस यानी उनकी बनावट, शारीरिक जेनेटिक बनावट के हिसाब से, जेनेटिक मेकअप से अलग हम निकालते हैं, वो एक नई क्लासिफिकेशन है जेनेटिक क्लासिफिकेशन। एक क्लासिफिकेशन होती है जहां तो कौन से सिलेबल तुम्हारे निकल रहे वो कॉमन कौन से थे। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें जर्मन सिखाऊं, जर्मन सीखने को तैयार हो? नहीं? अच्छा, संस्कृत में मम्मी को क्या बोलते हैं? तेरे हाथ जोड़ लूं मैं, इतने बड़े वाले, मामा। संस्कृत में मदर को क्या बोलते हैं? मात्र, मात्र, मात्र। और पिताजी को क्या बोलते हैं? हाँ, जरा जर्मन में देखना लिखा है, व्हाट डू मदर इज कॉल्ड इन जर्मन एंड फादर इज कॉल्ड इन मैटर एंड पैटर, मैटर एंड पैटर देख ले, मात्र और पितृ। क्यों? क्योंकि ये इंडो आर्यन लैंग्वेजेस हैं। जर्मन इज आर्यन लैंग्वेज, इंडो इज इंडो, इंडिया में आर्यन, ईरान, पर्शिया, पर्शियन। क्या निकला सर? मटर वाली मटर नहीं, मैटर है वो, मटर। ठीक है, मटर, मात्र हो गया। तो अब मम्मी को बोल रहा मटर, मम्मी मटर कर देगी। चलो, कंसेप्ट समझ में आया? तो लैंग्वेज ग्रुप कैसे फैला उससे हम ट्रेस कर सकते हैं कि भैया यहां पे वो लैंग्वेज का ये रूट है, रूट यानी जड़, ये जड़ वाली रूट है, ये जो रूट वाला क्रिकेटर वाली रूट नहीं है। कहां तक जा रही है? जर्मनी तक। तो लैटिन इज क्लोजली कनेक्टेड विद संस्कृत। लैटिन कहां पहुंच गई? स्पेन। लैटिन इज द ब्रिटिश। स्पेन तक की लैंग्वेजेस, स्पेनिश हो गई, फ्रेंच हो गई, इन सब के अंदर क्या रूट्स मिल रहे हैं? कुछ रूट्स मिल रहे हैं, खासतौर पर पोर्टुगीज और स्पेनिश, ये मेन है। जर्मन, ये पुरानी लैंग्वेजेस हैं। अब हम साउथ इंडिया में जाएंगे तो अलग तरीके के हमको लैंग्वेजेस मिलना चालू होंगे, तो ग्रुप्स बनते हैं लैंग्वेज के। तो वो भी तो बता रहा है ना कि इंसान कहां से कहां मूव होगा। दिस इज नोन एज ह्यूमन एंथ्रोपोलॉजी।
और एंथ्रोपोलॉजी बहुत आसान और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है यूपीएससी क्रैक करने का। छोटा सब्जेक्ट है एंथ्रो, और उसमें यही पढ़ना है मानव कैसे बना, कैसे इवॉल्व हुआ, किस समय का मानव कौन सा था और कहां रहता था, उसका कल्चर क्या था। तो हिस्ट्री का यहां पे जो पार्ट आता है वो एंथ्रोपो पार्ट आता है, एंथ्रोपोलॉजिकल पार्ट आ जाता है। अब ये जो एंथ्रोपोलॉजिकल पार्ट है, यहां से हम आगे बढ़ना चालू करते हैं। तो जो मीसोलिथिक टाइम पीरियड है, हमें यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, हमें यहाँ पर एविडेंसेस मिलना चालू हो जाते हैं कि हाँ भाई आपने जानवर पालना चालू कर दिया। कुत्ता था आपके पास, बिल्ली था, कुछ बर्ड्स भी पाली होंगी, शिकार करता था आदमी, खाना खाता था। तो जो सीड्स हमें मिल गए वो हमें मिल जाएगा। अगर उसने कुछ पॉटरी बनाई तो वो हमें मिल जाएगी। भीमबेटका के अंदर पहिया नहीं था, पहिए वाली पॉटरी शुरू में नहीं मिलती, बाद में लेकिन घोड़ों की फाइट मिलती। और हम तो ये पढ़ते हैं कि यार हड़प्पा के अंदर तो घोड़ा था ही नहीं, बराबर है। ल्यूसेंट अगर आप उठा के देखोगे तो हॉर्स का एविडेंस नहीं बोलता है हड़प्पा में। हो सकता है उन्होंने उसको डिपिक्ट ही नहीं किया हो। हड़प्पा एक सिविलाइजेशन है, सनौली, सनौली हड़प्पा के पैरेलल है। वहां तो घोड़े क्या रथ मिल रहे हैं हमको खुदाई करने में, और उसमें आर्यन नहीं है। देयर इज नो आर्यन इन्वॉल्व, जीन नहीं है आर्यन ग्रुप, R1A1 ग्रुप जो जीन ग्रुप है आर्यंस का वो नहीं है। तो कंसेप्ट क्या हो गया? कंसेप्ट इतना सिंपल सा है कि हमारे इंडिया के अंदर कल्चर्स मौजूद थे, और उसको आप बरियल देखो, सनौली का आप एपिसोड तो देखो यार, सनौली के ऊपर जरा डॉक्यूमेंट्री से देखना चालू करो और दिमाग हिल जाएगा। आप किलाड़ी जो साउथ इंडिया का है उसका खोल के देखो, किलाड़ी के ऊपर किजाड़ी या किजाड़ी बोलते हैं उसको, तमिलनाडु के अंदर एक्सकेवेशन हो रहे हैं, उसके अंदर जो हड़प्पन स्क्रिप्ट होती है उस तरह की स्क्रिप्ट मिल रही है जो बाद में हमारी मॉडर्न स्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट हुई है। सो कहीं ना कहीं है, कनेक्ट है। वे एकदम से हड़प्पा गायब होगी, एकदम से गायब होगी, कोई निशान नहीं छोड़ेगी, कुछ कुछ निशान मिलेंगे हमें, तो हम उससे कुछ जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो हम कहां आ गए? मीजोलिथिक। मीजोलिथिक के अंदर आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या हो गया? आपने सेटलमेंट कर लिया है लेकिन खेती नहीं कर रहे हो, रह रहे हो, तो कॉलोनी बना ली है। सुबह टोली निकलती है, शिकार विकार करके आ गए, ज्यादा बड़ा आ गया तो 2-3 दिन की छुट्टी। अब बैठे बैठे क्या करोगे? बैठे बैठे क्या करोगे? तुम्हारे स्मार्टफोन नहीं है, सांप सीढ़ी खेलोगे, लूडो खेलोगे, कोई ना कोई गेम तो होगा, चैटर बॉक्सिंग करोगे, या आर्ट डेवलप करोगे, या ध्यान लगाओगे। तो हो सकता है ऊपर वाला तुम्हें कुछ ज्ञान की प्राप्ति करा दे कि मैं हूं। दैट इज इवोल्यूशन, दैट इज इवोल्यूशन। हमें नहीं मालूम है, हो सकता है वो सिक्योरिटी के कुछ मेजर्स रखते हो, जहां जहां रास्ते हो सकता है उन्होंने उसकी जगह गेट्स बना रखे हो सकता है कोई लोग वहां चौकीदारी करते हो, ड्यूटी बनी हो, हमें नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि क्लियरली लिख के नहीं गया, किसी ने कोई पेंटिंग नहीं बनाई। तो जितनी पेंटिंग हमें मिलती है हम सिर्फ वहीं पर उतना ही रख सकते हैं, उससे आगे हम नहीं बढ़ सकते। ये हिस्ट्री है, अदरवाइज वो झूठ हो जाएगा। हिस्ट्री इज अबाउट व्हाट इज गिवन टू यू, व्हाट इज रिप्रेजेंटेड। तो ऐसे एमपी को अगर फिजिकल मैप में देखोगे तो जितनी नदियां हैं, जितनी नदियों के आसपास ऊंची पहाड़ियां हैं, वहां सब जगह पर आपको रॉक शेल्टर्स मिलते हैं। इसके अंदर मैंने आपको जो नोट्स दिए हैं ये जनरलाइज नोट्स हैं। इसके अंदर भीमबेटका पूरा नहीं ओपन किया क्योंकि मैंने उसमें लिख दिया है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में ओपन होगा। 3 वर्ल्ड हेरिटेज हैं, तो भीमबेटका जब मैं ओपन कराऊंगा, जो आपको अगले नोट्स देने वाला हूं मैं, तो भीमबेटका जब ओपन होगा आपका काम क्या होगा? आप एक मैप लेंगे, बड़ा डिस्ट्रिक्ट वाला मैप अपना, आप रफली प्लॉट करेंगे रिवर्स को, और ख़ास तौर पर वैसी रिवर्स को जो माउंटेन रेंजेस के आसपास हैं या प्लेटोज के बीच में से बह रही हैं। ऑलमोस्ट पूरा एमपी हो गया। तो यहाँ आपको जगह जगह पर बहुत सारी साइट्स मिलेंगी। नाउ वी हैव टू बी केयरफुल। पहले मैप, मतलब मोस्ट प्रोबेबली मैं कल वो निकाल दूंगा आपका वो पार्ट, दैट वुड बी योर सप्लीमेंट्री पार्ट फॉर एमपी। आपका काम क्या होगा? उन्हें प्लॉट करना। अब बहुत ध्यान से स्टेजेस में काम करना है। मैप होगा उसमें, प्री हिस्टोरिक मैप एमपी का बना हुआ होगा। मैं 18-19 से प्रियल वगैरह से शुरू करवाया था काम को, क्योंकि 17 के अंदर ये मुझे प्रॉब्लम क्लियर दिखी थी। उसके पहले वाले जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, दे वेर फार मोर एग्रेसिव इन देयर अप्रोच। बाद में वो एग्रेसिवनेस नहीं है स्टूडेंट्स के अंदर। एग्रेसिव मतलब करना ही करना है, कैसे नहीं होगा।
अब वो एग्रेशन गायब होता जा रहा है। जैसे जैसे आई एम वॉचिंग दिस थिंग कि अब वो एग्रेशन नहीं है कि हाँ करती नहीं काम पब्लिक। अमेजिंगली दिस इज सेटबैक, क्योंकि हम क्या करते हैं, पहले वाले जो लोग हैं उन्होंने जो निकाल लिया एग्जाम, हम उनसे सुनते हैं कि ऐसा हो जाता तो निकल जाता है। वो गया, उस एग्जाम के साथ हो गया, उसको तरा दिया हमने, वो एग्जाम गया, इट्स गॉन, दोबारा वो एग्जाम नहीं होने वाला। कंपटीशन चेंज हो गई है, एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज हो गया, एग्जामिनेशन का नजरिया चेंज हो गया, इसलिए वी हैव टू इवॉल्व, और वो इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला काम ये होगा, आप लोकेशन मार्क करोगे। नाउ दो चीजें हैं, पहली है पैलियोलिथिक साइट। अब पैलियोलिथिक साइट में आपको ये देखना पड़ेगा, आप पॉइंट लिख लें कि ताजमहल कहाँ बना, कौन से कल्चर ने ताजमहल बनाया, कौन से कल्चर ने कुतुब मीनार बनाई, कौन से कल्चर ने, क्या लिख रहे हो, यही लिख रहे हो क्या? पैलियोलिथिक में ताजमहल बनेगा, क्या लिखा है? हेलो, हाँ साहब, और मैं ऐसे ही करता हूं जगाने के लिए कि को रिलेशन तो बनाओ यार, मैं पत्थर भाटे पढ़ा रहा हूं, उनके पास आर्किटेक्चर रॉक शेल्टर वाला है, वो केव भी खुद से खोद के नहीं बना रहे अभी, और हम ताजमहल बनाने बैठ गए यार। ये तो जोक था आज का जोक तो बनेगा आज इसकी हाईलाइट। अब जो मैं सबसे पहले पैलियोलिथिक जो भी साइट होती है उसको खोद के निकाला जाता है, उसको खोदा जाता है, वो वहाँ प्रिजर्व 99.999% नहीं होती। उसके अंदर की जो डिस्कवरी होती है उसको लगाते हैं म्यूजियम के अंदर, उसे हम बोलते हैं XC2 EXSITU। आप उसे घूमने नहीं जा सकते, उसका टूरिज्म करने नहीं जा सकते आप। कि इंदौर का कल्चर कौन सा था? आज़ाद नगर कल्चर। इंदौर में भी एक कल्चर था आज़ाद नगर कल्चर। तो जहाँ वो खुदाई हुई थी आज तो वहाँ घनी आबादी बसी हुई है। वहाँ खुदाई करने के बाद कुछ सामान मिला, वो सामान उठा के हमारे इंदौर म्यूजियम में रखा हुआ है, उसको कहते हैं आज़ाद नगर कल्चर। छोटा सा कल्चर है, कल्चर ही एक एलिमेंट यूनिक हो गया, वो कल्चर बन गया। अगर सारे एलिमेंट पड़ोस वाले से मिल रहे तो वही कल्चर कहलाएगा। जैसे कायथा, तो कायथा कल्चर के मैक्सिमम एलिमेंट एक लंबे एरिया के अंदर मिलते थे तो हम उसको कायथा कल्चर बोलते हैं। मालवा के एक लंबे चौड़े एरिया में मिलता है तो हम उसे मालवा कल्चर बोलते हैं। तो ऐसे गड्ढे जहां जहां तुमने खोदे, गड़े, मुर्दे उखाड़े, वो पैलियोलिथिक साइट हो गई। तो पहला काम क्या होगा? नंबर 1 साइट लिखना है। नंबर 2 पहला काम एक कलर पेन से। दूसरा काम किसने ढूंढी, कब ढूंढी, किसने ढूंढी, कब ढूंढी, कितनी प्रोबेबिलिटी आने की? 99% नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। एक कलर, एक मैप, डिनोटिंग टू अपर पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, सबके कलर अलग होंगे ताकि आपके दिमाग में क्लियर इंप्रिंट रहे कि कौन से कलर का कौन सा कोड है। यहां सिर्फ मेरी टारगेट है पहला क्वेश्चन साइट, एसोसिएशन किससे? अपर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और लोअर पैलियोलिथिक। ये तो कलर से कोडिंग हो गई। ये क्वेश्चन पूछ लेगा इनमें से कौन सी पैलियोलिथिक साइट नहीं है या अपर पैलियोलिथिक साइट नहीं है। इतना डीप जाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस हिसाब से हिस्ट्री के सवाल आ रहे हैं हम हर बार खो देते हैं कि भैया ये कहां से, इस बार इंस्क्रिप्शन नहीं आया, अगली बार फिर इंस्क्रिप्शन उठा के डाल देगा। वो इंस्क्रिप्शन में जान निकल जाती कि कहां से इंस्क्रिप्शन कलेक्ट करूं मैं, कितनी किताबें पढ़ूं यार मैं, निकल रही क्या कर सकता हूं मैं। कंसेप्ट आ गया समझ में? डिस्कवर्ड बाय, अगला कलर, किस साल डिस्कवरी करी, ईयर, और वो बंदा कहाँ का था, वो बंदा कहाँ का था। जैसे वाकनकर साहब हैं, तो वाकनकर साहब एज अ बिग नेम जिन्होंने भीमबेटका का कल्चरल रेलेवेंस बताया। इसका ये मतलब नहीं होगा कि वो भीमबेटका खोद के निकाली उन्होंने, भीमबेटका वॉज देयर, लोगों को पता था भीमबेटका है, वहां के लोकल लोगों उनको उसका महत्व नहीं मालूम था। सो व्हाट वाकनकर शोज, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे मैं अभी आपको वो पूरा जिंदा करा दिया हूं, पुराना समय आइस एज से लेकर, उसका महत्व क्या है। उनका महत्व आज भी हमारे ट्राइबल प्रैक्टिसेस में मौजूद है। ये है क्यों पढ़ना है वो गड़े मुर्दे, क्योंकि वो कल्चरल प्रैक्टिसेस हमें आज के ट्राइबल प्रैक्टिसेस में मिलती हैं, इसलिए वो कल्चर एग्जिस्ट करता है। कल्चर कभी मरता नहीं है, सिविलाइजेशंस मरती हैं।
सो कल्चर को पकड़ना जरूरी है। कंसेप्ट आ गया समझ में आपको? तो ये आपके 3 मैप बनेंगे शुरू में। पैलियोलिथिक, उसमें 3 कलर, मीजोलिथिक का एक, नियोलिथिक का एक बनेगा चाल्कोलिथिक। फिर आप इनको सबको मर्ज करोगे सेम कलर से, तो तुम्हें कंटिन्यूअम पता चलेगा कि यार यहां पे पैलियोलिथिक भी है, अरे यहां अपर भी है, मीजो भी, लोअर भी है, तीनों पैलियोलिथिक मिल रहे, यहां मीजोलिथिक भी मिल रहा, यहां पे नियोलिथिक भी मिल रहा, आसपास में चाल्कोलिथिक भी मिल रहा। दैट इज द कोर। जहां हमेशा मानव रहा एमपी के वो पार्ट, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, रटा हुआ होना चाहिए वो पार्ट, क्योंकि वही प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन बीइंग आज सबसे ज्यादा है। सो मैं आपको मोस्ट प्रोबेबली मुझे एक मैसेज डाल दो, सर भीमबेटका वाले नोट्स, केव्स वाले नोट्स निकाल दीजिए, तो स्टोन एज हमारी खत्म करें। बाकी मैंने जो एलिमेंट बताए हैं आपको, अब आपको कल रटना है, परसों रटना है, परसों आपको ये लिखना है, क्योंकि आपकी लापरवाहियां देख ली, आपको ही खुद से लिख के नहीं दे रहा हो, आपको यहां लिखना पड़ेगा आपसे। आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, क्योंकि मेंस के आंसर लिखते नहीं बन रहे अभी भी। यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। सिंपल कॉपी सामने रखना आप, मैं आपसे बगैर देखे वाली बात नहीं कर रहा हूं अभी। आपको सिर्फ ये है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया तो उसका सही आंसर कैसे लिखोगे, तो परसों से क्लास के अंदर वो मैं प्रैक्टिस चालू कराऊंगा। आपको 1 दिन का टाइम दे रहा हूं, ये पूरा पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लो। जिसको कहते हैं हाथ पकड़ के आंसर लिखाने की प्रैक्टिस कराना। सो अल्टीमेटली एवरीथिंग इज अबाउट प्रैक्टिस। क्यों? मैंने जितने एलिमेंट बोले, क्या क्या बोला? साइट, अगला क्या बोला? किसने ढूंढा, अगला क्या बोला? कब ढूंढा। 3 चीज हो गई। जगह मालूम है तुमको, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, ये मालूम है, तो डिस्ट्रिक्ट के मैप पे बनाओगे तो पता ही रहेगा। अगर वो साइट 3 मार्कर आ गई, सिर्फ ये लिख देना तुम, आंसर बन गया। ये तरीका होता है। हम हर एक आंसर को नहीं बनाते, हम हर जगह पे अलग तरीके से तैयारी करते हैं। तो अगर आपको हिस्ट्री के 3 मार्कर बनाने हैं, जो हिस्ट्री आप मेंस में पढ़ भी नहीं पाओगे, आप सुबह वालों से पूछना मेंस में हिस्ट्री पढ़ रहे, ज्योग्राफी लिख देंगे हम। क्या पढ़ रहे? जहां आंसर नहीं बन रहे, जो वीक पॉइंट होते हैं उन्हें निखारा जाता है। तो उसकी तैयारी अभी कर लो ना भाई। आपको ऑलमोस्ट 8-10 महीने 11 महीने बाद आपको मेंस अगला देना है, तो उसकी तैयारी अगर आप अभी से कर रहे हो तो किसका बुरा है? अपने लिए काम कर रहे हो ना। हम भी देख रहे हैं चंद्रयान कौन है, हो सकता है अगले चंद्रयान तुम हो, और क्या। चलो बाय बाय। सर ये स्टार्टिंग एमपी से ही करना है? ये गहराई सिर्फ एमपी के लिए है, इंडिया में नहीं जाना। पूरा इंडिया के कल्चर मैंने दे दिया, मैपिंग एमपी की। क्यों? वो प्री में भी आ सकता है।